हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कवर किया था। देखा था किस तरह से डाइवर्जेंस को फिजिकली हम समझते हैं और उसके बाद मैथमेटिकली उसका जो प्रूफ है डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, उसको किस तरह से हम लोग पाते हैं, मतलब किस तरह से वहाँ तक पहुँचते हैं। आज डाइवर्जेंस से आगे कर्ल की बात करेंगे, एक दूसरे तरीके का ऑपरेटर जो कि मैग्नेटिक फील्ड पे ऑपरेट करता है और उससे किस तरह के रिजल्ट निकल कर बाहर आते हैं, इस पे बात करने वाले हैं। तो क्या चीज़? कर्ल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कर्ल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। कर्ल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, पहले थोड़ा सा फिजिकली कर्ल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कर्ल से हम लोग क्या आइडिया लगाते हैं, कुछ सम काइंड ऑफ कर्ल से आप लोग तो ना कर्ली बाल है ना, कर्ली कर्ली कुछ इस तरह से समझ आता है। बेसिकली कर्ल से जो फिजिकली हम लोग समझते हैं वो है किसी चीज़ का रोटेशन, काइंड ऑफ समथिंग है ना, किसी एक तरह का रोटेशन या सम टाइप ऑफ, मतलब बोल सकते हैं कि कोई चीज़ जो रोटेशन की तरफ टेंड कर रही है, दैट इज काइंड ऑफ कर्ल है ना। जैसे बोल दिया जाए कि इस तरह का कुछ, जनरली जो भी हम लोग फील्ड्स को समझते हैं तो वाटर फ्लो से फील्ड को कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, तो मान लो किसी तरीके का हम यहाँ पे वाटर फ्लो बनाते हैं। ठीक है, इस तरह का कुछ वाटर फ्लो है। ठीक है, इस तरह का कुछ वाटर फ्लो है। ठीक है, इस तरह का कुछ वाटर फ्लो है, इस तरह का वाटर फ्लो है ना। समझो, इस तरह से घूम रहा है वाटर। और आप यहाँ पे एक ऐसे चक्का रख दो, एक चक्का रख दो ऐसे करके। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये जो फ्लो है इस चक्के को ऐसे करके घुमा देगा, है ना। या ऐसा चक्का ना रखो तो एक पेडल रख दो इस तरह से, एक पेडल रख दो तो ये जो पेडल है वो वाटर से घूम जाएगा, वाटर के फ्लो की वजह से इसमें फोर्स लगेगा, घूम जाएगा। अच्छा, कभी कभी जो ये चक्का है इसकी या जो ये पेडल है उसको घुमाने के लिए ज़रूरी नहीं कि हमें फील्ड जो है घूमता हुआ ही दिखे, तभी यहाँ पर काइंड ऑफ रोटेशन कुछ आ रहेगा। मतलब हम रोटेशन से क्या आइडिया लगाते हैं, कुछ घूम रहा है, कुछ घूम रहा है। लेकिन इस इमेज को बदलना थोड़ा सा जरूरी है। क्यों? देखो ध्यान से, मान लो कुछ इस तरह का फ्लो है, ये एक नदी है ना, यहाँ पर एक नदी है और कुछ इस तरह का फ्लो हो रहा है ना। और ऊपर साइड जो फ्लो है वो थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पर फ्लो थोड़ा ज्यादा है, हाँ? नीचे आता है फ्लो थोड़ा कम है। अब आप बहुत ध्यान से सोचो, तो हम यहाँ पर वो चक्का रखे हैं, एक वो पेडल रख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, जब यहाँ पर हम पेडल रखेंगे तो जाहिर सी बात है ऊपर का फ्लो ज़्यादा है, तो इधर की तरफ जो फोर्स लगेगा, यहाँ पर मान लो फोर्स लग रहा है कुछ F1 और नीचे का फ्लो कम है, तो यहाँ पर मान लो फोर्स लग रहा है F2। जाहिर सी बात है कि जो F1 है वो F2 से ज़्यादा है, जो F1 है वो F2 से ज़्यादा है। यानी ऊपर साइड में अगर ज़्यादा फोर्स लगेगा और नीचे साइड में कम फोर्स लगेगा तो ऊपर वाली साइड जो है पहले आगे जाएगी। यानी यहाँ पर भी कुछ रोटेशन तरीके का कुछ आ रहा है, ये पेडल जो है फिर से घूम जाएगा। और जब घूम जाएगा तो यहाँ पर भी हम कर्ल की बात कर सकते हैं। यहाँ पर भी जो कर्ल आएगा वो पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर जैसे कर्ल पॉजिटिव आएगा क्योंकि वो कुछ रोटेट कराने में हेल्प कर रहा है, वो कुछ रोटेट करा रहा है, कुछ उस फील्ड का रोटेशन हो रहा है उस जगह पर, तो वहां पर कर्ल जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो कर्ल आएगा वो किस तरह का आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्या बातें क्लियर है? पक्का? अच्छा, ये तो बात हो गई फिजिकली कर्ल को हम कैसे फील करते हैं ना। समझ आया होगा कि कर्ल क्या है एक्चुअल में, ये कुछ एक तरह का रोटेशन है। अब मैग्नेटिक फील्ड के कर्ल की बात करिए तो मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल क्या है? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कुछ 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 इस तरह से, मान लो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है ना, हम लाइंस के थ्रू दिखाते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स को। ओके, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से हम क्या समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ राउंड 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 या कुछ काइंड ऑफ समथिंग रोटेट करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड है। तो ऐसे समझो, मान लो हमारे पास एक वायर है, करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? इस तरह से। ठीक है, ऊपर से अगर आप देखोगे इसको, इसका अपर व्यू मैं अगर आपको दिखाऊं, इसका अगर मैं अपर व्यू आपको दिखाऊं, इसका अपर में व्यू अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पर दिखाता हूँ, तो ये हमारे पास वायर है ना, जहाँ से करंट ऊपर की तरफ आ रही है।
और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से है। क्या बात समझ आ रही है? क्या बात समझ आ रही है? ध्यान से देख तो ये कुछ कुछ यही वाटर फ्लो की तरह तो है। यहाँ पर यहाँ पर आप कुछ चक्का रखो तो वो घूम जाएगा। हालांकि यहाँ वाटर फ्लो तो है नहीं जो फिजिकली चक्का घूम जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ कर्ल तो है फील्ड का, कुछ ना कुछ कर्ल तो है फील्ड का। उस कर्ल को निकालने के लिए हम क्या सोचे, देखो ध्यान से। अच्छा, वो कर्ल डिपेंड किस पर करेगा, वो ध्यान से सोचो। तो कर्ल डिपेंड किस पर करेगा? वो कर्ल डिपेंड करेगा कि इस वायर में पर यूनिट एरिया में करंट कितनी आ रही है। इस वायर के पर यूनिट एरिया में करंट कितनी आ रही है। और पर यूनिट एरिया में करंट क्या है भाई? हम पर यूनिट एरिया की ही तो बात करेंगे यहाँ पर, है ना, कि हम पर्टिकुलर जगह में देखना चाह रहे हैं कि कर्ल कितना आ रहा है हमारे पास। तो फिजिकली अगर हम देखें तो यहाँ पर जो कर्ल आएगा वो हमारा करंट या करंट डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। यानी फिजिकली अगर हम समझें तो कर्ल को दिखाने का जो तरीका होता है, कर्ल को दिखाने का जो तरीका होता है उसको हम ये नेबला कल बताया था। नेबला नहीं है, ये नेबला नहीं है, नेबला है, नेबला, काटने वाला नहीं है, ठीक है, या डेल ऑपरेटर बोल दो, ठीक है। डेल क्रॉस से दिखाते हैं, ठीक है, डेल क्रॉस। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या जाएगा? डेल क्रॉस बी, डेल क्रॉस बी। तो यहाँ पर किस पर डिपेंड कर रहा है? कुछ तो ये करंट डेंसिटी के प्रोपोर्शन में कुछ इस तरह से आएगा, कुछ तो इसके प्रोपोर्शन में आएगा। यानी जितना ज्यादा आपके पास करंट डेंसिटी यहाँ पर होगी, जितना ज्यादा पर यूनिट एरिया में करंट फ्लो करेगी, जितनी ज्यादा करंट फ्लो करेगी। अब भाई जाहिर सी बात है, ऐसा समझो, डेंसिटी ही क्यों बोल रहे हैं आप? सोचो, हम लोग तो करंट भी बोल सकते हैं, हम लोग तो करंट भी बोल सकते हैं, लेकिन डेंसिटी बोलना इस वजह से अनिवार्य है क्योंकि आप ऐसे समझो कि इफेक्टिव चीज में अगर हम देखना चाहें तो उस फील्ड का इफेक्ट हम देखना चाह रहे हैं इफेक्टिवली। मतलब डेंसिटी के टर्म्स में से बात समझना चाहो तो ऐसे समझो कि मान लो हमारे पास एक बड़ी सी बॉल है, और एक छोटी सी बॉल है, ठीक है। जैसे समझो, समझो एक बड़ा सा रसगुल्ला है, एक छोटा सा रसगुल्ला है, ठीक है। बड़े से रसगुल्ले और छोटे से रसगुल्ले को हमने ऐसे रखा और दोनों पे एक मुट्ठी भर के इस तरह से मिट्टी डाल दी, उड़ेल दी ऐसे करके बराबर बराबर। बड़े से वाले पर भी उड़ेल दी और छोटे से वाले पर भी उड़ेल दी। अब बहुत ध्यान से सोच, तो जो बड़ा वाला रसगुल्ला होगा उसका आप एक छोटा सा एरिया कंसीडर करो। ये बड़ा रसगुल्ला, ये छोटा रसगुल्ला, दोनों पे हमने एक मुट्ठी हमने मिट्टी उड़ेल दी। ये मिट्टी उड़ेल दी तो इस पर भी मिट्टी हो जाएगी और इस पर तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि थोड़ी सी मिट्टी बहुत थोड़ी जगह में फैली हुई तो बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाएगी। तो अगर आप इसका पर यूनिट एरिया लो, इसका एक यूनिट एरिया लिया और इसका एक यूनिट एरिया लिया, दोनों के लिए बराबर एरिया आप सेलेक्ट करोगे, तो जो छोटा वाला रसगुल्ला है इसमें मिट्टी ज़्यादा मिलेगी आपको, और बड़ा वाला जो रसगुल्ला है इसमें मिट्टी कम मिलेगी आपको। तो मिट्टी इस बात पर डिपेंड नहीं कर रही है कि वो डाली कितनी गई है, मिट्टी इस बात पे भी डिपेंड कर रही है कि हम कितनी जगह में या कितने ज्यादा एरिया के लिए देख रहे हैं। अगर वहां पर काफी बड़ा एरिया है तो हम एक पर यूनिट एरिया के लिए मिट्टी हमको कम मिलेगी, लेकिन अगर छोटा एरिया है तो यूनिट एरिया में हमको मिट्टी ज्यादा मिलेगी। वही बात करंट की, यहाँ पर करंट डेंसिटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हो सकता है जो ये कर्ल निकल करके आ रहा है, ये एक मोटे वायर की वजह से निकल करके आ रहा है, तो पर यूनिट एरिया में जो करंट डेंसिटी आएगी वो कम हो जाएगी। अब जो डेंसिटी आएगी वो कम हो जाएगी, इसी वजह से यहाँ पर करंट डेंसिटी की बात करना था कि एरिया वेरिया का चक्कर ही खत्म हो गया ना, सीधे डेंसिटी की बात कर दी। अब एरिया को हम अब नेग्लेक्ट कर सकते हैं, अब हमें एरिया कैसा दिख जाएगा, हमने चूंकि डेंसिटी की बात कर दी है तो अब हमें एरिया की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट करंट डेंसिटी बोल रहे हैं, तो हमने बोल दिया कि जो कर्ल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड कर रहा है करंट डेंसिटी पर। क्या फील आई थोड़ी थोड़ी? अब वास्तविकता में क्या होता है? वास्तविकता में जो डिपेंड करता है, अभी हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे कि डेल क्रॉस बी जो होता है, डेल क्रॉस बी जो होता है वो म्यू नॉट जे के बराबर होता है। हालांकि यहाँ पर एक टर्म और एडिशनल आता है, वो हम लोग आगे के चैप्टर्स में डिसाइड करेंगे वो टर्म क्या होता है। जो हमारा एक एडिशनल आता है जो कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसकी बात अभी करेंगे। अभी यहाँ पर हम लोग टाइम वेरिंग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग स्टेडी करंट्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? स्टेडी करंट्स की, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ इस तक फोकस रखेंगे, ठीक। तो ये बात हमने करी फिजिकली किस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के कर्ल को समझते हैं। अब हम इसके मैथमेटिकल एस्पेक्ट को देखेंगे कि कैसे हम लोग इस रिजल्ट तक पहुंचते हैं, और इस रिजल्ट को निकाल कर खुश होकर रसगुल्ला ही हम उठा के खा लेते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है? चलो इसको उतारो, 4-5 लाइनें कम से कम अपनी भाषा में लिखो इसको,
और फिर आगे आओ हम लोग मैथमेटिकल एस्पेक्ट इसका देखते हैं, ठीक है। उतारो। तो अब हम कर्ल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के मैथमेटिकल एस्पेक्ट को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे? हम जानते हैं कि हमारे पास जो एम्पियर सर्किटल लॉ है उसका फॉर्म क्या होता है। हम सिंपल सी बात यहाँ से शुरू करते हैं। क्या होता है? इंटीग्रल बी डॉट डी एल, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, है ना, आई इनक्लोज्ड। ये बात अपन तो जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई को क्या लिख सकते हैं? आई को लिख सकते हैं करंट डेंसिटी के फॉर्म में। कैसे? म्यू नॉट इंटू इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी ए। क्या ये लिख सकते हैं? म्यू नॉट इंटू सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी ए। डी ए क्या है हमारे पास? एरिया एलिमेंट, ठीक है। एक बात और, क्या बात और, कि हम लोग स्टोक्स थ्योरम से लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करना जानते हैं। कहां से? स्टोक्स थ्योरम से। स्टोक्स थ्योरम क्या बोलती है कि इंटीग्रल बी डॉट डी एल, लाइन इंटीग्रल की बात करें तो हमारे पास क्लोज कर्व के लिए बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, इसको हम स्टोक्स थ्योरम की हेल्प से चेंज कर सकते हैं सरफेस इंटीग्रल में। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? कर्ल ऑफ बी डॉट डी ए। पढ़िए स्टोक्स थ्योरम। ओके, दोनों को कंपैरिजन करा दो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर टू, 1 और 2 को कंपेयर कराओ। देखो ध्यान से क्या आ जाएगा। म्यू नॉट को अंदर भेज दो, क्या आ जाएगा? देखो ध्यान से, सरफेस इंटीग्रल यहाँ पे आप डबल इंटीग्रल भी लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमने एस दिखा दिया तो कोई जरूरत नहीं खास, ठीक है। क्या आ जाएगा? डेल क्रॉस बी डॉट डी एस, सॉरी डी ए लिख लो, डी एस लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डी ए इज इक्वल टू इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल म्यू नॉट जे डॉट डी ए, ठीक है। कंपेयर कराओगे तो ध्यान से देखो, ये टर्म इसके बराबर आ रहा है। कौन सा टर्म? डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जी। क्या बात क्लियर है? ध्यान से देखो, हमने प्रूफ कर दिया। ध्यान से देखो, हमने प्रूफ कर दिया। डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। ये होता है हमारे पास कर्ल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। हालांकि ये अभी अपूर्ण, थोड़ा सा अधूरा सा रिजल्ट है, ये भी अधूरा है। क्या चीज? ये भी अधूरा है, लेकिन इसको हम लोग पूरा करेंगे आने वाले चैप्टर में, जब हम लोग पढ़ेंगे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, है ना, तब इसको हम पूरा करेंगे। बात क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग कर्ल को कैलकुलेट करते हैं। कर्ल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, कर्ल हम लोग मैथमेटिकली किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे बढ़ते हैं हम लोग वेक्टर पोटेंशियल की बात करते हैं, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल की बात करते हैं। थोड़ा सा हम लोगों ने स्केलर पोटेंशियल पढ़ा था, उसको हम वी से दिखा रहे थे। अब हम आते हैं वेक्टर पोटेंशियल पे। थोड़ी सी अलग चीज़ है, थोड़ी सी रोचक चीज़ है, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसको उतारो। अब हम लोग क्या बात करेंगे? मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। क्या चीज? मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। मैग्नेटिक वेक्टर पासे पोटेंशियल, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, ओके। जिसे हम लोगों ने पढ़ा था स्केलर पोटेंशियल, किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसको वी से दिखा रहे थे। हमारे पास रिजल्ट एक आता था, इन इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, तो वहाँ से हम वी को डिफाइन कर रहे थे कि अच्छा ये वी हमारा क्या है, वो स्केलर पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कहाँ से बात करते हैं? उसमें हमारे पास एक रिजल्ट था कि कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो 0 के बराबर आ रहा था। कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के बराबर आ रहा था, तो वहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी के फॉर्म में लिख पाए थे। अच्छा, यहाँ पर एक रिजल्ट हमारे पास है, यहाँ पर हमारे पास एक रिजल्ट है कि डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो 0 होता है। डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। और एक हम वेक्टर अलजेब्रा की हेल्प से एक थ्योरम जानते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल इज ऑलवेज 0। डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल इज ऑलवेज 0। तो इसको हम एक उस फॉर्म के रूप में लिखने की कोशिश करते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल, कर्ल हमने कोई एक ए मान लिया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब दोनों को कंपेयर कराओ। B इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए, B इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए, ठीक है।
यानी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी एक वेक्टर क्वांटिटी के कर्ल के रूप में यहाँ पर डिफाइन हो रहा है। इसी वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। ठीक है, सिंपल सी बात है कि हमारे पास किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी डाइवर्जेंस क्वांटिटी को हम लोग डाइवर्जेंस इनटू कर्ल, क्योंकि वहां पर जीरो है तो हम जानते हैं डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल भी जीरो होता है। हमने इसको कंपेयर कराया तो हमारे पास आ गया B इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए, और यहाँ पर A जो है दैट इज मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल कभी कभी इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा ओके, और क्या बात इस पर हम कर सकते हैं? यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या चीज़? हम जानते हैं कि जब हम फ्लक्स डिफाइन करते हैं, जब हम फ्लक्स डिफाइन करते हैं तो फ्लक्स हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? बी डॉट डी एस से। हमने याद करो हम लोग पढ़ते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसी तरह से क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, बी डॉट डी एस या बी डॉट डी ए, कुछ भी लिखना चाहो लिख लो, है ना। यहाँ पे एरिया एलिमेंट या सरफेस एलिमेंट सेम होता है। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं डेल क्रॉस ए, डेल क्रॉस ए इंटू डी एस, डेल क्रॉस ए इंटू डी एस। यहाँ हम लोग स्टोक्स थ्योरम लगा सकते हैं। स्टोक्स थ्योरम लगा करके इस सरफेस को हम लोग लाइन में चेंज कर सकते हैं। ओके कर दो, ये सरफेस इंटीग्रल है बी डॉट डी एस इज इक्वल टू, ये चेंज हो जाएगा सरफेस में, यानी ये हमारे पास बन जाएगा लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी एल, ए डॉट डी एल। इस रिजल्ट को आप याद रखो, इससे कहीं पर हमें हेल्प मिलती है। बहुत ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। जैम में इतना ज़्यादा तो नहीं हमें इसकी रिक्वायरमेंट है फिलहाल अपने सिलेबस में, ठीक है। हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ी थोड़ी सी बातें करना भी ज़रूरी है, क्योंकि फिर सीखने को तो अनंत चीज़ें हैं सीखने के लिए, ठीक है। लेकिन अभी हमारी लिमिटेशन ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा इसमें डीप में बातें नहीं करनी है हम लोगों को, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रख लेंगे, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो यहाँ से चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाएंगी। थोड़ा थोड़ा सा अगर इसके बारे में कुछ आता है तो आप नीचे समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, हमने बात करी मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के बारे में, हमने किस तरह से इसको डिफाइन किया वो हम कर लिए। ओके 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 ओके। एक चीज़ होता है रखना, इसमें जो डाइवर्जेंस होता है इसका जो डाइवर्जेंस होता है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। ये कुछ इसी तरीके की बात होती है कि चूंकि इसका जो ये क्वांटिटी में ज़ीरो आ रही है, यानी अगर हम ए में कोई क्वांटिटी ऐड भी करते हैं तो इसका टोटल ये जो निकल करके आएगा वो जीरो ही आएगा। उसका कर्ल जो आएगा उसका डाइवर्जेंस करेंगे तो जीरो ही आएगा। वो हमें फ्रीडम दे रहा है कि ये चूज कर सके इस तरह का कि उसका डाइवर्जेंस हमारा जीरो हो, ठीक है। तो यहाँ से हम कुछ और भी चीज़ें निकाल सकते हैं। यहाँ से हम कुछ और भी चीज़ क्या निकाल सकते हैं कि अगर हम इसका इस क्वांटिटी में अगर हम कर्ल लें तो क्या आ जाएगा? कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए। यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं शायद इसका फॉर्मूला क्या था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्या था। ये ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस डेल स्क्वायर ए, आई थिंक इट इज करेक्ट। लेट मी चेक वंस। या इट इज करेक्ट। तो ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस डेल स्क्वायर ए, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और हमने ये देखा कि अभी हमें फ्रीडम मिल सकती है कि ये हमारा जीरो हो जाए। तो हमारे पास क्या बचा? माइनस डेल स्क्वायर ए। और डेल क्रॉस बी हमने पढ़ा था क्या होता है, किसके बराबर होता है? म्यू नॉट जे के बराबर, म्यू नॉट जे के बराबर। तो हमें एक फॉर्मूला यहाँ से ये मिला कि डेल स्क्वायर ए इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे। ये हमें याद रखना है, ये भी हमारे काम का बन सकता है। तो हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है, ये है ना। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। ये आइडेंटिटी भी कभी कभी क्वेश्चंस में डायरेक्ट पूछी जाती है कि बताओ डेल क्रॉस ए किसके बराबर होता है? डेल क्रॉस ए किसके बराबर होता है? हमने क्या देखा? इसको ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस डेल स्क्वायर ए के बराबर होता है। ओके, ये बात अपने को समझ आ गई। तो ये हमने बात कर ली मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। इसको उतारो। तो आज क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो एक आध बाउंड्री कंडीशंस वगैरह बची हुई इसको मैं अगली क्लास में करा दूंगा, ठीक है। सोचा था आज करा दूंगा, लेकिन अब थोड़ा सा जो शरीर है वो थक चुका है। मतलब काम तो और भी रहता है इसके अलावा, रात का 12 बज रहा है लगभग, है ना। तो
अब अगला वीडियो जो है वो कल परसों में हम काम कर लेंगे उसको, ठीक है। तो इसको अभी तक कंप्लीट करो यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद मैं शीट दे दूंगा, तो शीट में आप जो भी क्वेश्चन उनको कवर करेंगे। और बस शीट का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, मैकेनिज्म की शीट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, थोड़ी सी चीज़ इसमें ऐड करनी है, मैं करके अगली क्लास में आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अगर वीडियो को लाइक वगैरह, चलो वो तो खुद ही कर लोगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।